रोनी आचार्य ने किडनी दिया ही नहीं है लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि ये संवेदना से जुड़े हुए मसले हैं। ये एक पिता और पुत्री के बीच का संबंध है। इस मामले को जांच करने के आप कौन होते हैं जांच करने वाले भाई? हम दिए हैं कि नहीं दिए हैं, क्या किए हैं नहीं लिए हैं, ये तो बहुत पर्सनल मैटर है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा को। पहला हमको लगता है देश में ऐसा इतिहास हुआ है कि जेल में रहते हुए ही चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए गहरा झटका है। क्या पिछले चुनाव में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी उससे डरे हुए हैं? मालिक का इतना दिन का संघर्ष है तब 3 सीट मिला है। इनका तो बिना कोई संघर्ष किए हुए इनका पॉलिटिक्स में आएगा कितना दिन हुआ बिहार में? क्योंकि मुकेश सहनी के पास ऐसा कोई कैंडिडेट दिखाई नहीं पड़ रहा है अब तक। उनका रोना मैं देखता हूँ और इनका रोना देखता हूँ। वो है दूसरे ध्रुव के आदमी है, ये है तीसरे ध्रुव के आदमी। नमस्कार, जनमीडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रीति प्रभा। हम हाजिर हो चुके हैं कुछ राजनीतिक सवाल जवाब के साथ, और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, कमलेश जी और प्रणव कुमार चौधरी जी। नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम शुरुआत अरविंद केजरीवाल को लेकर करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जिस तरह से हाई कोर्ट ने जायज़ ठहराया है, इसका देश की राजनीति पर किस तरह से असर पड़ सकता है। इसके साथ ही बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ सवाल होंगे मुकेश सहनी को लेकर है कि मुकेश सहनी चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते। साथ ही रोनी आचार्य को लेकर है, लालू प्रसाद यादव की किडनी की जांच करवाने की बातें हो रही है, बीजेपी ने ये मांग उठा दी है। और साथ ही कुछ और भी सवाल हैं अश्विनी चौबे को लेकर। तो हम सबसे पहले शुरुआत अरविंद केजरीवाल के सवालों से करते हैं। प्रणव कुमार चौधरी जी, आप बताइए कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट ने जायज़ ठहरा दिया है, कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है, इसे लेकर पूरे देश की राजनीति पर किस तरह का आप असर देख रहे हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है? हमको लगता है ये लिटमस टेस्ट है आम आदमी पार्टी के लिए, खास करके कुछ पॉकेट्स में। ज़्यादा पॉकेट्स में तो उनका वर्चस्व नहीं है। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, कुछ पार्ट्स गोवा में, कुछ गुजरात में। जो मेजर है वो पंजाब और दिल्ली है। तो इसमें देखना होगा कि किस तरह से उनका जो वोटर है जो उनको जिताया है आज इतने सालों से, तो वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है। खास करके ऐसे तबके के लोग जो वर्किंग क्लास हैं, खास करके वेंडर्स, टेम्पो ड्राइवर्स, महिलाओं के लिए बहुत उन्होंने काम किया है। प्लस और जितने भी इस तरह के मिडिल क्लास के लोग हैं उनसे बहुत बड़ा, जैसे बिजली का ये किया है, तो ये लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आने वाले इलेक्शन में। खास करके उनका स्ट्राइक रेट दिल्ली के पार्लियामेंट में 0 है। अभी 7 की 7 सीटें भाजपा के पास है। अभी उन्होंने क्या किया है, 4 और 3 का 4 अपने पास रखा है, 3 कांग्रेस को दिया है। अब देखना है कि दोनों, क्योंकि कांग्रेस भी इनके समर्थन में आई है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबकी निंदा की है इनके सारे लोगों के गिरफ्तारी के बारे में। विपक्ष तो एकजुट है, विपक्ष एकजुट है खास करके इस मुद्दे पर जी। इस मुद्दे पर भी लगता है। प्लस अभी जो इनके 3 मेजर जो है, एक तो आ गए हैं बाहर, लेकिन संजय सिंह, लेकिन बाकी 3 जो है अभी भी जेल के अंदर हैं। तो इस पर एक व्यापक वहाँ पर हमको लगता है जो पिछले 10, 15, 20 दिन का जो डेवलपमेंट है दिल्ली में, वो काफ़ी विरोध हो रहा है, जिसके कारण सरकार को, दिल्ली सरकार को, खास करके दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में कभी मेट्रो बंद कर देना, कभी बस का रूट बंद कर देना, बिकॉज इन लोगों का एक जगह रैली करना, प्रदर्शन करना केजरीवाल के सपोर्ट पर, ये दर्शाता है कि फेवर में जा रहा है और इसका इम्पैक्ट हो सकता है बीजेपी को भुगतना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है और कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। इसलिए लोग डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार नहीं कर रही है, कोर्ट कर रहा है, कोर्ट का डिसीजन है। नेचुरली जाएंगे, एपेक्स कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लास्ट तो वही बचा है इनके लिए अब। तब इस स्थिति में देखना है कि केजरीवाल विनर के रूप में आते हैं या फिर अगर मान लो जेल में भी रहे, अगर वोट इनको जनता सपोर्ट करती है तो भी इनकी जीत होगी। लेकिन ये कठिन ये है कि इनको चलने नहीं देगा सरकार, जेल से चलाने नहीं देगा। इसलिए अभी भी पहला हमको लगता है देश में ऐसा इतिहास हुआ है कि जेल में रहते हुए ही चीफ मिनिस्टर हैं। ही इज स्टिल द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। हेमंत सोरेन भी जब रिज़ाइन किए, जब उनकी ये हुआ, तब वो अरेस्ट हुए। लालू जी भी जब रिज़ाइन किए और उनको करना पड़ा और उनको राबड़ी को बनाना पड़ा, उसके बाद हुए। लेकिन ये ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में है और सरकार चल रही है। खासकर एक नहीं, इनके डिप्टी सीएम भी, जबकि अरविंद केजरीवाल ऐसे पहले चीफ मिनिस्टर होंगे जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन सारा चीज़ देखते हैं। तो वो चीज़ नहीं करने देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी केंद्र सरकार। तो एक डू और डाई की स्थिति है, अगर रहे तो चैंपियन हो जाएंगे हमको लगता है। और इस स्थिति में वोट मिलने की उम्मीद है। आप ये बताइए, आप भी इसी तरह से देख रहे हैं?
तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए गहरा झटका है, इसलिए कि अब तक आम आदमी पार्टी यही दावा करती थी कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वह गैर कानूनी है, उसका दावा यही था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि जो भी सबूत ईडी प्रस्तुत कर रही है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा रहे हैं और उन सबूतों के बुनियाद पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जायज़ है। अब ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव में यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, क्योंकि अब तो कोर्ट कह रहा है कि वो जायज़ है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल को मुद्दा बनाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात यह कि अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव मैदान में चुनाव के समय बाहर रहते तो सारी प्लानिंग वो कर रहे थे और एक पॉपुलर फेस है आम आदमी पार्टी का, सेंट्रल फेस है, तो उनके बगैर अब तो जाहिर है कि मुझे लगता है कि 15 तक तो पीएमएलए कोर्ट ने ही कहा है उनको रहने के लिए और उसके बाद ही जमानत के लिए मूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब किसको फेस बनाती है आम आदमी पार्टी, ये भी देखना होगा। और मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल को तय करना होगा कि मुख्यमंत्री की जगह पर वो किसको रखेंगे, क्योंकि अब इस स्थिति में जबकि दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि आपके खिलाफ तमाम सबूत शो करते हैं, दिखाते हैं कि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो अब मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए सरकार नहीं चला पाएगा मुझे लगता है। अब तो उनको मुख्यमंत्री तो आपको ये नहीं लगता है कि विपक्ष जिस तरह से जोर शोर से इस मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है कि बीजेपी की सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करे, सरकारी जांच एजेंसियों का, और साथ ही कोर्ट पर भी उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है? नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि कोर्ट पर उनका दबदबा, ये कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोर्ट ने आज बहुत स्पष्ट कहा कि आपके मामले में दूसरी तरह से इसलिए नहीं विचार किया जा सकता कि आप मुख्यमंत्री हैं। कोर्ट के सामने मुख्यमंत्री और आम आदमी की हैसियत बराबर है, ये कोर्ट ने कहा कि आप ये कैसे कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं इसलिए आपको लेकर दूसरी तरह से विचार करेगा कोर्ट। एक चीज हम को लेकर लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में सफल हो पाएगा? हमको लगता है एक चीज जो कमलेश ने कहा वो सब सारी बातें ठीक ही कहा, लेकिन एक चीज है कि उनका वोटर के साथ कनेक्ट जबरदस्त है दिल्ली में। और स्ट्राइक रेट देखोगे दिल्ली में तीसरी बार की चौथी बार हुए हैं, स्ट्राइक रेट देखो कभी घटा नहीं है, मैक्सिमम मतलब कोई ऑपोजिशन वहाँ नेग्लिजिबल है। जिस समय पीएम मोदी की लहर थी और हर जगह बीजेपी जीत दर्ज करा रही थी, जान के आश्चर्य लगेगा पंजाब में स्ट्राइक रेट कितना ज़्यादा था। पहली बार चुनाव लड़ा था, जम के चुनाव लड़े थे, कहाँ गए कांग्रेस, कहाँ गए बाकी पार्टी। तो कहने का मतलब है कि पीपुल्स का कनेक्ट बहुत ज़्यादा है। हो सकता है रिएक्ट कैसे करे नहीं करे, हम लोग भविष्यवाता तो है नहीं कि भविष्य में। दूसरी बात, आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है किसी के बाद, तो आरोप पत्र दाखिल होगा तब तो कुछ होगा। क्या है नेक्स्ट है कि आपको चार्जशीट करता, चार्जशीट तो अभी हुआ नहीं कोई भी अभी। तो उनका भी दलील है, उनके पास भी एक ज़बरदस्त वकील है, इनके पास तो है ही, सरकार है। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों के बीच जनता सबसे बड़ा हथियार है। अगर जनता का मैंडेट उनको मिल जाता है तो खेल बदल जाएगा। ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में, जल्दी ही आने वाले समय में क्या हश्र होता है। और हमको लगता है कि कनेक्ट ही उनका काम कर रहा है। आज जितना प्रदर्शन, धरना, रैली हो रहा है, उनके सारे टॉप लीडर्स तो जेल में हैं जी। बाकी लोग तो मैनेज कर रहे हैं, सरकार मैनेज कर रहे हैं, अतीसी सरकार मैनेज कर रही है। अब अतीसी को भी कब पकड़ लेगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि अतीसी के यहाँ भी रेड हो सकता है कभी भी। भारद्वाज के है, अब 3 ही बचे हैं, राघव चड्ढा बचे हैं, भारद्वाज बचे हैं और अतीसी बची है, जो मेन सरकार अभी देख रहे हैं बाहर से। तो कहने का मतलब है कि ये रैली प्रदर्शन जो हो रहा है, उनके सपोर्टर्स हैं बहुत, जो बेनिफिशरी, जिसको हम कहते हैं लाभार्थी ऐसा नहीं कि कुछ सामान दे रहे हैं, लाभार्थी है कि पानी का पैसा नहीं लगता है, बिजली का 100 यूनिट फ्री है, और बाकी जो मोहल्ला क्लिनिक है, और बाकी जो महिलाओं का बस में ट्रांसपोर्ट में फ्री है। तो ये सब को लेके एक हुआ, क्योंकि इतने बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर थे, ये सब काम पहले नहीं किया है। तो अभी सरकार का इसीलिए है कि पूर्ण राज है भी नहीं, ये तो यूनियन टेरिटरी है, उसकी भी डिमांड कर रहे हैं लोग, मैनिफेस्टो में लिखे थे इसको पूर्ण राज का दर्जा देंगे। इस सवाल को हम अब यहीं समाप्त करते हैं सर। हम बिहार पे लौटते हैं। बिहार में मुकेश सैनी चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या पिछले चुनाव में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी, उससे डरे हुए हैं?
बिल्कुल, ये तो है ही। ये आश्चर्य की बात है कि एक तो डिमांड कर रहे थे इतना सीट, इनको तो मालिक इतना सीट मिला है, मालिक का इतना दिन का संघर्ष है तब 3 सीट मिला है। इनका तो बिना कोई संघर्ष किए हुए इनका पॉलिटिक्स में आएगा कितना दिन हुआ बिहार में? अगर पॉलिटिक्स में आए हैं बिहार में हार्डली हमको लगता है 10 साल भी नहीं हुआ है, और इनको 3 सीट मिल गया बिना कुछ काम किए हुए, बिना कुछ ग्राउंड वर्क किए हुए। एक सिर्फ मल्लाह के नाम पर और सहनी के नाम पर आए हैं ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जीते, और जो खड़ा किए थे पिछली बार भी, जो मुझे जानकारी है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, वो तीनों उनके भाजपा के थे समर्थक, जो बाद में भाजपा में मिल गए। याद होगा ये जब हारे उसके इसके सारे चले गए भाजपा में, इनको एमएलसी बनना पड़ा। तो क्या लगता है कि हमको लगता है इसलिए डर रहे हैं कि क्या सिचुएशन बनेगा, इसलिए हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो फिर एक सवाल तुरंत उठता है, आपके पास कैंडिडेट नहीं था तो 3 सीट डिमांड कैसे किया आप? अभी तक इनका कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है। ये घूम रहे हैं तेजस्वी जी के साथ हेलीकॉप्टर से सारे बिहार में, सब जगह गए हैं। तेजस्वी जहाँ जाते हैं वहाँ ही साथ में जाते हैं। एक जोड़ी बन गई तेजस्वी के साथ सहनी जी, अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है। अब ये लगता है कि इतना ज़्यादा जो ये कर रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि सिटिंग गेटिंग है कुछ। अब क्या है, कौन है, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। अब लालू जी अपना कैंडिडेट उसके बदले खड़ा करेंगे उसके, क्योंकि इनको जो बैनर में है लेडीज़ बैग में, अब लेडीज़ बैग लेके कहाँ कहाँ ही जाएंगे। इनका ओरिजिनल जो था नाव वो ख़त्म हो चुका। मुजफ्फरपुर का कोई आदमी था, क्लेम कर दिया था, वो चला गया। तो अब इनका तो जानता ही है, अभी लेडीज़ बैग लेके विदाउट लेडीज़ कहाँ जाएंगे ये? जी कमलेश जी, क्या आपको भी लगता है कि इस किसी रणनीति के तहत मुकेश सहनी को 3 सीटें दी गई हैं? हम लोग को ये ख्याल रखना होगा कि जो मुकेश सहनी को 3 सीटें मिली हैं वो राजद ने अपने कोटे से दी है। वो महागठबंधन के तहत वो सीट नहीं गई है, वो सीट राजद ने अपने कोटे से दी है उनको 3 सीट। तो मुझे लगता है कि जो प्रणव जी इशारा कर रहे हैं कि कोई हो सकता है कि डील हुआ हो, तो हो सकता है कि उन सीटों पर मुकेश सहनी के कैंडिडेट के रूप में राजद का कोई आदमी लड़ सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी के पास ऐसा कोई कैंडिडेट दिखाई नहीं पड़ रहा है अब तक। और मुकेश सहनी खुद कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब जिस पार्टी का अध्यक्ष ही कह रहा हो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस पार्टी को 3 सीट मिल गई है लड़ने के लिए। ये एक अजीब राजनीति की विद्रूपता है। और जिस पार्टी के पास 1 दर्जन से अधिक विधायक हैं, उस पार्टी को भी 3 सीट, और जिस पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है उस पार्टी को भी 3 सीट। तो ये गठबंधन का थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने वाला, बिल्कुल हैरत में डालने वाला फैसला है। और मुझे लगता है कि जो इनका इशारा है, संकेत है प्रणव जी का, वो ज़्यादा सही है। मुझे लगता है कि कुछ डील हुई है इसके तहत। मुझे लगता है कि कुछ सीट पर राजद के ही लोग लड़े मुकेश सहनी के कैंडिडेट के नाम से। ये हो सकता है कि लालू जी ने सोच समझकर 3 सीटें दी है, क्योंकि वहाँ पर अपने कोटे से आरजेडी ने ये 3 सीटें दी है। लेकिन मुकेश सहनी इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं? विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ऐसा ही किया था, जिसका असर बहुत खराब हुआ। इस बार किस तरह की रणनीति के तहत? नहीं, अभी मुझे लगता है कि मुकेश सहनी के जो फैसले हैं वो बहुत मैच्योर्ड फैसले नहीं दिखाई पड़ते हैं अब तक, पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक। जैसे पिछली बार जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच उठकर खड़ा हो जाना और कहना कि मैं महागठबंधन के साथ नहीं हूँ, और उठ के एनडीए के साथ चले जाना, तो ये दिखाता है कि बहुत मैच्योर्ड उनका फैसला नहीं है। हाँ, ये बात है कि जिस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, या ये दिखाते हैं कि हमारी पार्टी जिस जाति की बात करती है, वो जैसे अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, तो ये हो सकता है कि एक बड़ी आबादी है और उस आबादी को अपने पक्ष में लाने के लिए मुकेश सहनी के साथ एक गठबंधन किया हुआ आरजेडी ने। ये एक बात हो सकती है। प्रणव जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि मुकेश सहनी को 3 सीटें देने के पीछे लालू प्रसाद यादव की बड़ी रणनीति हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास एक भी निषाद नेता अब नहीं रहे, क्योंकि अजय निषाद थे, वो भी शामिल हो गए, महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। इनके हिसाब से चॉइस इनको सीट नहीं मिला है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो राजधानी है मल्लाह की और सहनी की, वो है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर इनको नहीं मिला, नहीं मिल सकता है। वो गठबंधन चली गई कांग्रेस को। उसका दूसरा खगड़िया, वो भी नहीं मिला इनको। तीसरा, ये तीनों सीटें इनकी अपनी थी, जहाँ पर कि एक मेजर चंक ऑफ ये है, जहाँ के सीट मिले हैं वहाँ इनका कोई जनाधार भी नहीं है। दूसरी बात, जो ओरिजिनल मल्लाह और सहनी ग्रुप है, जिसको केवट भी हम लोग कहते हैं, वो सब एक ही जात के हैं, उनका ये उनको समझता है कि बाहर से आए हुए हैं, ये जेन्युइन नहीं है, रियल नहीं है, ये तो बम्बई में काम करते थे,
बम्बई में काम करते थे, सडनली आ गए यहाँ पर, पैसा वाले हैं, बहुत पैसा है इनके पास। और एक समय लग रहा था अभी पिछले 6 महीना और 1 साल देखोगे कि लोनली आदमी था, अकेला चलो रे, इनको कोई लेने को तैयार नहीं था। तो मरता क्या ना करता, इन तो बोनस मिल गया इनको कोई नहीं लिया बीजेपी के साथ। मुकेश हुसैनी का ये कहना था कि जो निषाद को आरक्षण जो पार्टी देगी हम उनका साथ देंगे। तो क्या लगता है कि महागठबंधन से इस बात कहाँ से देगा साथ? पहले से सरकार बनेगी, वो तो बात की बात होगी। ये मानना कि हमको देंगे, वो कह रहे हैं कि बंगाल में है, वो कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में है, तो क्या मांग रहे हैं? ये तो अति पिछड़ा है ही, अभी तो है ही। ये मान रहे शेड्यूल कास्ट का, जो शेड्यूल कास्ट राज्य सरकार थोड़ी देती है, राज्य सरकार थोड़ी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का स्टेट, वो तो सेंटर देगा। रिकमेंडेशन स्टेट भेजता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ये शेड्यूल कास्ट का स्टेट का कोई रोल नहीं है। तो बेसिकली तो बेईमानी है। जो सरकार बनाएगी दिल्ली में, उसको आप प्रस्ताव दीजिएगा तब वो मानेगी, नहीं मानेगी तो बहुत बड़ा मामला है। इसको हम लोग इस तरह से हल्के से ना लें। लेकिन इनके डिमांड का हाँ ठीक है, हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन तो बेसिकली लालू जी ने जो इनको सीट दिया, वो सीट पर ये कितना खड़े उतरते हैं, इनको शंका हो रही है। ये चाहते हैं कि फिर दूसरी बार हम ऐसा ना कर सकें। और ये भी सही बोला कमलेश ने कि लालू जी हो सकता है अपना डमी कैंडिडेट कुछ उतारें वहाँ पर इनके नाम पर, क्योंकि इनको तो चुनाव चिन्ह नहीं है ना। लेडीज बैग देना इनके लिए अपने क्रूर मजाक है इनके ऊपर, कि लेडीज बैग एक सहनी को दे करके, लेडीज को है नहीं और चुनाव चिन्ह का लेडीज है। और चुनाव चिन्ह तो सोच समझ के नहीं दी जाती, नहीं देते उनका, नहीं तो सोच समझ के। तो लेडीज बैग एक पॉलिटिकल एरेना में डिस्कस हो रहा है। हम लोग जो बात करते हैं वो सब नाराजगी मुकेश हुसैनी नहीं, हम लोग जो डिस्कस यहाँ कर रहे हैं, ये जब तक हॉट केक की तरह डिस्कस नहीं हो तो हम लोग कैसे डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग नहीं जानते कि लेडीज बैग कैसे मिला, क्या मिला, नहीं मिला, लेकिन मिला। अच्छा, मरता क्या ना करता? मुकेश सहनी के पास ऑप्शन क्या है? जस्ट टेल मी। कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। लालू उनके लिए एक मसीहा बन के आया है और कह रहे हैं कि देखो एक और भी इसके साथ राइडर है, हम लोग का ये गठबंधन असेंबली चुनाव तक रहेगा, आगे भी रहेगा। हम तो 40 में लगे हुए हैं, माने ये 40 जितने भी कंस्टिट्यूंसी हैं सब में तेजस्वी के साथ जाएंगे ये, और महागठबंधन को मजबूत करेंगे इलेक्शन में। और हम लोग की ये लंबी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग असेंबली में भी साथ रहें। हो सकता है वो बार्गेन असेंबली में करें। अभी तो देखना है कि 3 कैंडिडेट कौन इनके पास है। वो तो जैसे कैंडिडेट आएगा हम लोग को पता चल जाएगा कोई किनका आदमी है, नहीं आदमी है। इनके पास अपना कोई आदमी नहीं है, और ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं है जो विनेबिलिटी वाला कैंडिडेट इनके पास बचा हो। सीधी बात। एक चीज मैं जोड़ना चाहूँ, मुझे ये लगता है कि मुकेश सहनी को 3 सीट देने का सिर्फ ये मतलब है कि राजद बिहार के पॉलिटिकल कैनवस पर यह दिखाना चाहता है कि इस जाति का प्रतिनिधित्व हमारे साथ है। सिर्फ एकमात्र यही कारण है, नहीं तो मुकेश सहनी को 3 सीट देने का कोई मतलब नहीं था। सही बात है। सोची समझी रणनीति के तहत 3 सीटें दी गई है। अगला सवाल हम लेते हैं रोहिणी आचार्य को लेकर। जिस तरह की बातें हो रही है, बीजेपी ने जिस तरह से अटैक करना शुरू किया है, क्या बीजेपी के पास मुद्दे की कमी हो गई है? किस तरह की बातें होने लगी कि रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया ही नहीं है लालू प्रसाद यादव को, और लालू प्रसाद यादव बीमार है नहीं, उनका जाँच होना चाहिए। ये बहुत हैरत वाला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था बीजेपी का, और मुझे ये लगता है कि इस तरह के बयानों से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये संवेदना से जुड़े हुए मसले हैं। ये एक पिता और पुत्री के बीच का संबंध है जिस पर बीजेपी ने हमला किया है, सीधी बात है। और मुझे लगता है कि इसका बीजेपी को झेलना भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि एक बेटी अगर अपने पिता के लिए किडनी देती है तो उसका ठीक है, वो चुनाव में लड़ रही है, लेकिन उससे जोड़ देना एक पिता और पुत्री के स्नेह को, एक पिता और पुत्री के संबंध को राजनीति से जोड़ना, ये बहुत गलत बात है। और बीजेपी ने, मुझे लगता है कि ये इसी तरह के आरोपों को बिलो द बेल्ट कहते हैं। ये सही आरोप नहीं है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा को। मुझे लगता है कि महिलाओं के बीच इसका बहुत गलत मैसेज जाएगा, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ये ठीक है कि ये बात चर्चा में आ जाएगी। भाजपा ने शायद इसको इसलिए इस मसले को उठाया है कि रोहिणी आचार्य को जिस तरह से मतलब एक क्षेत्र में रिस्पांस मिल रहा है, उसको काउंटर अटैक करने के लिए उसने ये बात कही है। और हो सकता है कि ये बात चर्चा में आ जाए, लेकिन इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा बीजेपी को, ये मुझे नहीं लगता है। जी, आपको भी लगता है कि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना होगा? हमको लगता है, हमको याद होगा तुमको कुछ सप्ताह पहले हम लोग डिस्कस किए थे, सम्राट चौधरी ने इसी तरह का कमेंट किया था रोहिणी पर, जो हम लोग ने कहा था कि बिलो द बेल्ट है। आज वो ऑफिशियली
जो आज तो क्या रोहिणी आचार्य की तो रोहिणी आचार्य का जो हम एक सप्ताह से है? उनका विजुअल देख रहे हैं, खास करके मीडिया रिपोर्ट्स प्रिंट में भी, और प्लस विजुअल्स जो डिफरेंट विजुअल्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये सता रहा है कि इसका जो राइजिंग पॉपुलैरिटी है उसको चेक करने के लिए इसको बिलो द बेल्ट हिट करना चाहिए। महिला है इसलिए महिला से ही कहवाया, उस बार कहवाए थे सम्राट चौधरी से कि डील किया है इस किडनी को। इस बार मेहता जो है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाबता बैठ करके अब पत्रकारों के बीच में इस चीज़ को लाया है और क्वेश्चन किया है। अरे दिया है नहीं दिया है ये क्वेश्चन करने वाले को उसका पर्सनल मामला है ये ना, इसको चुनौती से क्या मतलब है? हम किसी को आंख देंगे, किसी को किडनी देंगे, किसी को लीवर देंगे, तो ये पब्लिक डोमेन तो नहीं आनी चाहिए। ये प्योरली पर्सनल मैटर है, और प्योरली पर्सनल मैटर इसका मतलब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास कॉमन जो अभी ठीक तेजस्वी जी ने कहा, इनके पास पॉवर्टी का मुद्दा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा नहीं है, माइग्रेशन का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये बार बार पर्सनल अटैक करते हैं। तो ये पर्सनल अटैक तब करता है लोग जब तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं। दूसरा, तुमसे थ्रेट, इसलिए थ्रेट है कि 3-4 दिन में जो उसका एक मैसिव कैंपेन जो चला है, जिसके कारण जो खास करके अक्रॉस द पार्टी लाइन बार बार बता रहे हैं, और उसमें महिलाओं का ज़्यादा ये हो रहा है, तो महिलाओं को तो आकर्षित करेगा ये बातें। अब डिस्कस होने लगे, पिता और पुत्री का संबंध जितना घनिष्ठ होता है उसको शब्द सही बात है, इसलिए हम करा खास करके पिता अपने पुत्र से ज्यादा करीबी नहीं होते जितने की बेटी से होते। उसका है ही फ्राइड का एक है इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, एडिपस कम्प्लेक्स, उसी को दर्शाता है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि ये चीज़ को आपने एक पर्सनल डोमेन, मान लो किसी का कोई कैंसर ही है और इसको आप भजा रहे हैं इस तरह, तो बहुत ये तो आप न तो ये हो गया कि भाजपा खुद उसकी झोली में कुछ डाल दे रहा है बिना कुछ किए हुए, तो ये तो उल्टा पड़ सकता है मेरी समझ से। अब रिजल्ट क्या होता है नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तो बहुत समय है, ऐसा नहीं कि अभी पहला क्षेत्र में है। तो इस चीज़ से हमको लगता है ये मैसेज गया होगा, और मैसेज के तभी वो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अदरवाइज भाजपा ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है। एक तो रोहिणी, दूसरा फर्स्ट टाइमर, तीसरी बात की कोई बिना ये नहीं है, अब बार बार उठा रही है वही चीज़ को, वो वहाँ के मोदी के सवाल को, सीता के सवाल को उठा रही है, राम के सवाल को उठा रही है, पूजा के सवाल को उठा रही है, और उससे जवाब दे रही है, फ्लुएंट जवाब दे रही है बिना किसी आदमी के। ओपनली उस सवाल जवाब करती है ना, डायरेक्टली मीडिया से ही मिलती है। ये कॉन्फिडेंस लेवल उसको नहीं हो सकता कितना सोचते होगा कि लोग इतना ये तो आई है ऐसे खड़ा हो जाएगी, लेकिन जब उसका देखा गया इस तरह का चीज़, तो हमको लगता है कि इन लोग को लगा कि भाई एक तो महिला है, हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है इस पर। सिंगापुर से लाई गई एक औरत है, लड़की है, उसको आके खड़ा कर दिया है, और वो तो लड़की ऐसे कहती है। हमको तो लगता है कि अब इस मामले को जांच करने के, आप कौन होते हैं जांच करने वाले भाई? हम दिए हैं कि नहीं दिए हैं, क्या किए हैं नहीं लिए हैं, ये तो बहुत पर्सनल मैटर है। वो बोला तेजस्वी जी ने बहुत अच्छा बात बोला कि मेरे पिताजी स्वस्थ हैं, यही सबसे बड़ी बात है, और हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। जी, आपसे इस रोहिणी आचार्य को लेकर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लालू प्रसाद यादव के और भी बेटे बेटियां हैं जो राजनीति में हैं, लेकिन जितनी लोकप्रियता एक तेजस्वी यादव को छोड़ दे तो जितनी लोकप्रियता रोहिणी आचार्य की बढ़ती जा रही है, मीसा भारती भी उस जगह पे नहीं है, तो रोहिणी आचार्य की लोकप्रियता बढ़ने के पीछे का क्या कारण है? एक तो युवा चेहरा है, दूसरा फ्रेश है बिल्कुल, और तीसरी बात कि जो पिता और पुत्री का यही उसकी पॉपुलैरिटी का आधार है, इसीलिए बीजेपी ने वहाँ अटैक किया है। क्योंकि ये बात है कि उसने अपने पिता के लिए अपनी किडनी डोनेट कर दी, तो ये बात जोड़ती है लोगों को। आप देखिए एक बेटी अपने बाप के लिए जो करती है, वो आप देखिए सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं बेटी और पिता के बीच के रिश्तों के जो वीडियो एकदम बिल्कुल संवेदित हो जाते हैं, झंकृत हो जाता है भीतर से हृदय। तो जैसे ही लोगों को पता चलता है कि इस लड़की ने अपने पिता के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इतना बड़ा त्याग किया है, वैसे ही लोग जुड़ जाते हैं उससे, और ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। हम ये नहीं कहते कि चुनाव प्रचार जब शबाब पर पहुंचेगा तब भी यही लोकप्रियता कायम रहेगी रोहिणी आचार्य की, इसका दावा नहीं किया जा सकता। कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। हो सकता है उस समय कुछ दूसरे मुद्दे खड़े हो जाए और कुछ और बात हो जाए, लेकिन अभी जो सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि जो पिता के लिए उनका त्याग है रोहिणी आचार्य का, उसने उन्हें सेंटर में खड़ा किया है वहाँ, और यही कारण है कि भाजपा ने, पता नहीं भाजपा ने आपस में चर्चा करके ये बात की है, प्लांट तरीके से की है, कैसे की है, कि उसने ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी जो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है वो इस तरह का आरोप नहीं लगाएगा। बिल्कुल सही।
इसलिए मुझे लगता है कि जो इनकी जो रोहिणी आचार्य को हम देख रहे हैं कि जो दूसरे लोगों के मुकाबले, मीसा भारती वगैरह के मुकाबले जो उनकी लोकप्रियता है वो सिर्फ उनके पिता के साथ उनका कनेक्ट ही उसका कारण है। जी, अब हम बक्सर की बात करेंगे। बक्सर से अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिला, वो काफ़ी नाराज़ हैं और उन्होंने कई सवाल भी उठा दिए हैं वहाँ से कि मैं परशुराम के वंशज से हूँ, इस वजह यही मेरा कसूर है, और भी ढेर सारे सवाल हैं। उन्होंने ये कहा है कि मेरा इतने दिनों का जो त्याग है उसको पार्टी ने नहीं देखा है। तो क्या वजह रही अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिली? अभी तो जो भाजपा के नेताओं का कहना है कि जो आंतरिक सर्वे हुआ पार्टी का, उसमें ये पता चला कि अश्विनी चौबे का जो रिपुटेशन है बक्सर लोकसभा क्षेत्र में वह बहुत बढ़िया नहीं है। आपको याद होगा अश्विनी चौबे पहले आदमी नहीं है जिनका टिकट भाजपा ने काटा इस आधार पर। इससे पहले लालमुनि चौबे का भी टिकट भाजपा ने इस आधार पर इसी आधार पर लालमुनि चौबे का टिकट काटकर इनको फिर चुनाव लड़ाया गया। तो मुझे लगता है कि जो बक्सर के लोगों की जो बात है, बक्सर के लोगों का जो कहना है वो यही है कि बहुत एक्टिव वहाँ की समस्याओं को लेकर अश्विनी कुमार चौबे नहीं थे। या लोकसभा में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि बक्सर को लेकर कोई बहुत बड़ा इशू इन्होंने कोई बहुत बड़ी बात उठाई हो, जबकि बक्सर का एक बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों महत्व है। एक तो बक्सर के पास दो लड़ाइयाँ हुई हैं, बड़ी लड़ाई। एक चौसा में लड़ाई हुई है जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, और दूसरी लड़ाई हुई थी जिसने भारत में अंग्रेजी राज को स्थापित किया, जिसने शाह आलम की फौज को अंग्रेजों ने वहाँ हराया था बक्सर में। लेकिन बक्सर को वह महत्व कभी नहीं मिला, न पौराणिक स्तर पर न ऐतिहासिक स्तर पर। तो बक्सर के लोगों को यह उम्मीद जरूर रहती है कि कोई उनका सांसद, कोई उनका प्रतिनिधि लोकसभा में इस बात को उठाए कि बक्सर को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए, और लालमुनि चौबे से उम्मीद भी थी। तो जब पिछले 5 वर्षों के दौरान ये बात उठ कर आ रही थी बक्सर से कि लालमुनि चौबे उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं बक्सर को जिस तरह से करना चाहिए, भाजपा के लोगों का भी यही कहना था, भाजपा कार्यकर्ताओं का। तो जाहिर अब लालमुनि चौबे अपनी जात को लेकर जो कह रहे हैं, या अब पता नहीं, क्योंकि मिला तो वहाँ से ब्राह्मण को ही टिकट मिला है, उस ब्राह्मण को ही मिलता है। उसमें एक चीज़ हम बता देते हैं कि जब तक अटल बिहारी लालमुनि को मिलता रहा, और ये पहले कथा बन गई थी भाजपा में कि वाजपेयी जी सोए भी रहते थे तो जब सीट का जाता था डिटेल में, एक सीट ही वो मांगते थे बक्सर से लालमुनि। कारण अब जो बीजेपी के लोग जानते होंगे, ज़्यादा हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब तक वो जिंदा रहे तब तक लालमुनि चौबे रहे। भले उनका कंट्रीब्यूशन क्या, भले एक प्रधानमंत्री एक सीट के लिए मांग रहा है ऑफिशियली तो अलग बात है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं वो तो दूसरी बात बोल। लेकिन मैं तीसरी बात कहूँगा, ये तो पौराणिक वो है ही, बक्सर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, बॉर्डर से सटा हुआ है, वहाँ गंगा नदी के किनारे बहुत सारी चीज़ हैं। वहाँ ट्रेडिशनल के तिवारी लड़ते थे, वो भी ब्राह्मण ही थे, कांग्रेस के लीजेंडरी थे के तिवारी, काफ़ी सालों तक लड़े वहाँ। सुखदा पांडे लड़ी है वहाँ से। खैर, लेकिन ये जो उनका विलाप है वो विलाप अजीब टाइप का माहौल व्यक्त करे। इतना सीनियर आदमी वो ऐसे रो रहे हैं ना कोई मातम छा गया। उनके रोने का हमको लगता है कि कंपटीशन चल रहा है इस पूरे पॉलिटिकल ध्रामा में। एक तरफ हमारे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी हैं, उनका रोना मैं देखता हूँ और इनका रोना देखता हूँ। वो है दूसरे ध्रुव के आदमी हैं, ये है तीसरे ध्रुव के आदमी। जब दोनों रोते हैं तो एक औरत हमको बोल रही थी दोनों तो बच्चे से भी ज़्यादा ये रो रहे हैं, कंटिन्यूस रो रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं। ये हमको लगता है कि एक जो रुदाली फिल्म देखे होंगे तो रुदाली फिल्म में वो थी, डिम्पल कपाड़िया थी, और मैंने देखा था वो फिल्म। और रुदाली में सब रोते हैं, चाहे वो किसी के मरने में थे, हमारे घर गए, फिर उसके घर से उसके घर गए, जहाँ ये सुनते थे कि कहीं कोई मर गया है तो वो जाते थे और रोते थे। उनका काम पैसा लेते और रोने का पैसा, एक ग्रुप था, एक ग्रुप होता है जो कि गए, अब 1 घंटा हम रोए, हम भी रोए और बाकी जितने रुदाली के टीम के रोए। यहाँ तो वही हाल हो रहा है, उसके पीछे सब फॉलोअर खड़ा हैं और अश्विनी जी रो रहे हैं। अश्विनी जी का परिवार का कोई आदमी नहीं है, और ऐसे रोते रोते उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं ब्राह्मण फ़कीर गरीब हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं बहुत काम करता था इसलिए मुझे नहीं दिया गया टिकट। इसका कोई रिलेवेंस नहीं है आज की तारीख में।
आप जिस हाई कमांड के तहत लड़ते थे वो हाई कमांड ने आपको नहीं चुना, खत्म हो गया। और सबसे इस रोने को मैं मैनिपुलेशन से जोड़ सकती हूँ, ये आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन मैं लगता है कि ड्रामा है, कंप्लीट मैनिपुलेशन नहीं है, ड्रामा है। क्योंकि यही व्यक्ति नहीं खाली रो रहे हैं, उधर पप्पू यादव भी रो रहा है। वो कैसे रो रहे हैं भाई? उनको तो टिकट नहीं मिला, वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, लेकिन उनको लालू जी से प्रॉब्लम है, उनको तेजस्वी जी से प्रॉब्लम है, तो वो भी उसी तरह रो रहे हैं। ऐसे रो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिसक के रो रहे हैं, फूट के रो रहे हैं। ये दो ड्रामा जो है, ये भी एक डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा ये है, हथियार है। हम लोगों को कैसे लुभा सकते हैं, लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं, और लोग हमारी तरफ कैसे आकर देखिए तो रो रहे हैं, इन लोग को देना चाहिए था, इतने बूढ़े हो गए हैं टिकट में। इस सहानुभूति पर तो चलती नहीं है ना सरकार। तो ये दोनों का विलाप, दोनों का रुदाली, दोनों की कंदन ये जनता देख रही है, लेकिन जनता कोई उनके प्रति सहानुभूति नहीं। हमको लगता है कि इस स्थिति में जो मीडिया रिपोर्ट और जो अखबार में रिपोर्ट है, क्योंकि विजुअल्स बहुत आ रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पर इन लोगों का दोनों का रोना जो है वो वायरल है। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये अश्विनी कुमार चौबे पहले आदमी नहीं है जिनका टिकट कटा है इस चुनाव में। वो तो ठीक है। इस चुनाव में गया से विजय मांझी का टिकट कट गया, गठबंधन में सीट चली गई। रमा देवी का टिकट कट गया, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट गया। तो कई लोग, लेकिन रमा देवी का तो कंस्टिट्यूंसी में हट गया, लवली आनंद खड़ा हो गई वहां। तो इसके बावजूद लेकिन जिन लोगों का टिकट कटा वो लोग उस तरह से नहीं रिएक्ट, कोई नहीं रोता है आज तक, कोई नहीं रिएक्ट किया। और न, लेकिन अश्विनी कुमार चौबे के रोने का अंदाज जो है वो सिंपैथी भी नहीं। एक चीज और भी लगता है प्रीति, खास करके रुदाली करते हुए अपनी ब्राह्मण जाति को उभारना। ये तो ब्राह्मण है और फकीर है, माने दोनों कंट्रास्ट लग रहा है हमको। फकीर है तो आप फिर चुनाव में क्यों आए? चले जाते किसी पहाड़ पर, किसी समुद्र के नज़दीक में। आप हम ब्राह्मण हैं, हम फकीर हैं, हम सोशल काम करते हैं, इसलिए मेरा कटा है। मैं भी पूरा इतिहास अपना उसी रुदाली में उन्होंने एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अभी हाल में कई साल पहले किताब आई एडमंड ओ हेनरी, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन है, वो किताब लिखे हैं, उसमें लिखे हैं नेम द चैंट ऑफ गॉड। तो किताब में एक चैप्टर है कि लोग रोते रोते अपनी बातों को कैसे कहते हैं। तो औरत सब जो मिलती थी बिहार में और बंगाल में, जो पुरानी औरतें हैं, तो मान लो 20 साल बाद तुमसे मिले हम, तो 20 साल बाद जो मिले, तो 20 साल में हम क्या क्या किए, कहाँ कहाँ क्या मेरे साथ हुआ, वो सब रोते रोते ही बोलते थे। तो वही अश्विनी चौबे ने रिपीट करने की कोशिश की है अभी जो उन्होंने रोया है। रोते रोते उसने ब्राह्मण बोल दिया, रोते रोते बीबीपी बोल दिया, रोते रोते उसने फ़कीर कह दिया, रोते रोते सारी कहानी कह दी, नहीं मिलने का क्या कारण है और क्यों नहीं मिला, क्या मिला। ये तो हाईकमान को देखना है कि इसका इम्पैक्ट कितना उस पर पड़ता है, क्योंकि जिसको मिला है वो भी ब्राह्मण है, वो भी भाजपा का आदमी है। जी बिल्कुल, अश्विनी कुमार चौबे पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पार्टी किस तरह से उनको मना पाती है ये भी देखना होगा। फिलहाल आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको सुझाव भी हमें दे सकते हैं। साथ ही हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम यानी जन मीडिया X और Instagram पर भी हैं, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं।